हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक जो हम पहले पढ़ा रहे थे। पाचन एवं पाचन तंत्र। पाचन एवं पाचन तंत्र में हम लोगों ने लिया था। आहार नाल के बारे में पढ़ रहे थे और अमाशय तक पढ़ लिया था हमने। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली और फिर उसके पश्चात अमाशय पढ़ लिया था। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आज छोटी आंत और बड़ी आंत। तो दोस्तों, टॉपिक पर चलने से पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोड क्या है। तो आज का मोटिवेशनल कोड आपके सामने है। देखिए यह किस तरीके से रही है, कितनी मेहनत और लगन के साथ। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होती है। दोस्तों, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह सिर्फ मेहनत करने से आती है। आप यकीन मानिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे आहार नाल। आहार नाल में हमने पढ़ लिया है, मुख गुहा के बारे में जान गए हम। मुख गुहा के बाद ग्रसनी पढ़ ली हमने, ग्रास नली पढ़ ली। ग्रास नली पढ़ने के बाद में हमने अमाशय पढ़ लिया। अमाशय के बाद अब हम देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत। मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। मनुष्य की आंत को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी छोटी आंत है और दूसरी आपकी बड़ी आंत है। तो आंत की बात करें हम, आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है मांसाहारी की तुलना में। जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनमें आंत की लंबाई क्या होती है? अपेक्षाकृत अधिक होती है, जो मांसाहारी लोग होते हैं। आंत को दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। तो देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की बात कर रहे थे हम। छोटी आंत। दोस्तों, आंत को दो भागों में बांटा गया। एक छोटी आंत हो गई आपकी, दूसरी आपकी कौन सी है? बड़ी आंत। छोटी आंत तीन भागों में विभक्त होती है। पहला भाग आपका है ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन अम्लान कहलाता है। यह कायम ग्रहणी में पहुंचता है। दोस्तों, अमाशय से जो भोजन निकल कर आता है छोटी आंत में, तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं? अम्लान कहते हैं। और यह भोजन कहाँ जाता है? कायम ग्रहणी में पहुंचता है। भोजन जब कायम ग्रहणी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले यकृत से निकलकर पित्तरस इसमें मिलता है। भोजन जब कायम ग्रहणी में पहुंचता है, तो वहां पर सबसे पहले उस भोजन में क्या करके मिलता है? तो पित्त रस आकर मिलता है। भोजन प्रश्न पूछता है कि ग्रहणी में भोजन जाता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा रस आकर मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस। क्षारीय प्रकृति का होने के कारण दोस्तों, पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है। पित्त रस कायम को क्षारीय बना देता है। पित्त रस क्षारीय होने के कारण जो भोजन होता है, उस भोजन को क्या कर देता है? यह क्षारीय बना देता है। पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशय रस आकर कायम में मिलता है। सबसे पहले पित्त रस आकर के कायम में मिलता है,
फिर इसके बाद अग्न्याशय रस आता है जो अग्न्याशय नामक ग्रंथि से निकलता है। इसके पश्चात यह इलियम में पहुंचता है भोजन। जब अग्न्याशय रस भोजन में मिल जाता है उसके पश्चात भोजन कहाँ पहुंचता है? उसके पश्चात भोजन पहुंचता है इलियम में। जहाँ आंत रस की क्रिया कायम पर होती है, छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत उसका अवशोषण भी छोटी आंत में स्थित रसांकुरों द्वारा होता है। दोस्तों, भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है और किसके द्वारा होता है? तो रसांकुर। रसांकुर होते हैं छोटी आंत में, उनके द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। फिर इसके पश्चात बिना पचा हुआ कायम बड़ी आंत में पहुंचता है। दोस्तों, जो भोजन पच जाता है, पचने के पश्चात जो भोजन पाचन क्रिया होने के बिना रह जाता है, जो शेष भोजन होता है, जो छोटी आंत में जिसका पाचन नहीं हो पाता, वह भोजन बड़ी आंत में जाता है जहाँ पर जल का अवशोषण होता है एवं शेष कायम मल के रूप में मलाशय में एकत्र होकर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, जो भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वह बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। इसके पश्चात जो भोजन बचता है उसे हम मलाशय या गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। देखते हैं छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में भोजन के आते ही इसमें 3 पाचक रस, एक पित्तरस होता है आपका, एक अग्न्याशय रस होता है और एक आंत रस मिला दिए जाते हैं। दोस्तों, छोटी आंत में भोजन जब आता है अमाशय से तो उसमें 3 प्रकार के पाचक रस मिलते हैं आकर के भोजन में। एक आपका पित्तरस हो गया, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा आंत रस। अब बात कर लेते हैं, हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम पित्तरस की। पित्तरस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पित्तरस। इससे परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बनता ही रहता है। पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में संचित होता है। यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका यकृत। और प्रश्न पूछता है पित्तरस कहाँ पर एकत्रित होता है, तो उसका ऑप्शन होगा पित्ताशय। यानी पित्तरस यकृत में निर्माण होता है और पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्तरस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारी द्रव होता है। पित्तरस जो है एक प्रकार का क्षारी द्रव होता है। मनुष्यों में प्रतिदिन लगभग 600 मिली पित्तरस का स्राव होता है। एक दिन में मनुष्य के अंदर 600 ml पित्तरस निकलता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस जो होता है उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में पित्तवर्धक जैसे बिलीरुबीन, बिलीवार्डिन आदि भी पाए जाते हैं। दोस्तों, पित्तरस में एंजाइम नहीं पाए जाते, पित्तरस में सिर्फ पित्तवर्धक पाए जाते हैं। और पित्तवर्धक कौन कौन से हैं? आपका एक हो गया बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। अब बात कर लेते हैं हम पित्तरस में उपस्थित 2 लवण। एक आपका होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, दूसरा सोडियम टारोकोलेट।
कालेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है, जिसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम बात करें तो विटामिन ए, डी, ई के का अवशोषण कौन करता है? पित्त रस। और पित्त रस कहाँ पाया जाता है? यकृत में। तो विटामिन ए, डी, ई का अवशोषण कौन करता है? यकृत। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यता नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के अंदर पित्ताशय नहीं है तो उस व्यक्ति के अंदर जो वसा होती है, वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे रस की। दूसरा रस आपका कौन सा है? दूसरा रस आपका है अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस की बात करें तो अग्न्याशय रस क्षारी होता है, जो अग्न्याशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% एंजाइम व लवण सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। अग्न्याशय रस भी क्षारी है। जिस प्रकार पित्त रस क्षारी होता था, उसी तरह अग्न्याशय रस भी क्षारी है। अग्न्याशय रस अग्न्याशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जबकि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता था और पित्ताशय में एकत्रित होता था। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। दोस्तों, अगर हम पित्त रस की बात करें तो उसमें पाचक एंजाइम नहीं होते थे, जबकि अग्न्याशय रस में क्या होता है? इसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि पूर्ण पाचक रस, अग्न्याशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है, यानी अग्न्याशय रस को हम पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं अग्न्याशय में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अगला हमारा है आंत्र रस। कौन सा रस है? आंत्र रस। तो आंत्र रस की अगर हम बात करें तो यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है, जो आंत्र ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आंत्र रस भी क्षारीय होता है, जो कहाँ से निकलता? आंत्र ग्रंथियों से। अगर हम बात करें पित्त रस की तो उसका निर्माण कहाँ होता था? यकृत में और पित्ताशय में एकत्रित होता था। मनुष्यों में लगभग 2 से 3 लीटर आंत्र रस प्रतिदिन स्रावित होता है। आंत्र रस मनुष्य में प्रतिदिन कितना स्रावित होता है? 2 से 3 लीटर। जबकि अग्न्याशयी रस प्रतिदिन मनुष्य में 600 ml उत्पादन होता है। आंत्र रस में निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं। नंबर 1 आपका होगा माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज का कार्य क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। दूसरा सुक्रोज की बात कर ले। सुक्रोज यानी चीनी, चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देता है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज की बात करें अगर हम, तो लैक्टेज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। अगला आता है इरेप्सिन। इरेप्सिन नामक जो एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है, इसका कार्य होता है डाई तथा ट्राइपेप्टाइड प्रोटीन के अवयव को एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। इस प्रकार आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहले का वीडियो
आहार नाल पाचन तंत्र का वीडियो देखिए। इससे पहले के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं।